So hi guys, welcome back to the class. We are doing essay 299, that is joint audit of financial statement. Joint audit of financial statement. अब ध्यान से देखना है. क्या कहता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर एक सीए फर्म है एबी एंड को, पी क्यू एंड एसोसिएट्स, राम एंड कंपनी, तो 3 सीए फर्म है और एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इन तीनों इस कंपनी ने, रिलायंस ने, एक पी क्यू को भी अपॉइंट किया, ए बी को भी अपॉइंट किया, राम एंड को भी अपॉइंट किया. मतलब एक ही कंपनी के एक से ज़्यादा ऑडिटर. क्या बोलोगे आप? एक ही कंपनी के एक से ज़्यादा ऑडिटर. तो कौन सा ऐसे लगाएंगे अपन सर? ऐसे 299. इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो तीनों है लोग हैं, पी क्यू, ए बी एंड राम, ये तीनों सेम फॉर्म है कि अलग अलग फॉर्म है? सर तीनों अलग अलग फॉर्म है. अच्छा, इनका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा वो कैसा होगा? 1 होगा कि 3 अलग अलग होंगे? सर इनको 3 अलग अलग अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा वहां पर. अब तो जब पी क्यू काउंट करेगा अपने 20 की लिमिट, तो वो रिलायंस को काउंट करेगा. ए बी एंड को भी जब काउंट करेगा वो भी अपने काउंट करेगा. राम एंड को जब काउंट करेगा वो भी अपने काउंट करेगा. तो सब लोग अपना अपना रिस्पेक्टिव 20 में काउंट करेंगे. सर बाद में लड़ाई ना हो जाए तो क्या करने का? इनको वर्क को डिवाइड कर देने का. वर्क को क्या करने का? अपने को डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे सर? एज पर पीरियड बोल सकते हैं सर. जैसे ये Q1 कर लेगा, ये Q2 कर लेगा, ये Q3 कर लेगा. सर Q4 उसके लिए कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सर एज पर जोग्राफिकल लोकेशन वो डिवाइड कर सकते हैं. वेरी गुड. सर एज पर जोग्राफिकल लोकेशन, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया पी क्यू देख लेगा, ईस्ट इंडिया सर ए बी देख लेगा, वेस्ट इंडिया राम. सो जो डिवाइड नहीं किया सर उसके सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. सर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल पी क्यू बोलता है कि आई एम गुड एट मे बी बैंक रिकन्सिलेशन, वो लोग बैंक री को कर लेंगे. ए बी एंड को बोलता है मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कर लूँगा. राम बोलता है मैं अकाउंटिंग एंट्री चेक करने में बहुत बेटर हूँ, तो वो वैसे चेक कर लेगा. फिर वेरी गुड कौशिक, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सर क्या हो जाएगा? सर पी क्यू बोलता है कि मैं एसेट चेक कर लूँगा, ए बी बोलता है मैं लाइबिलिटी चेक कर, राम बोलता है मैं मेरा पेनल डेबिट क्रेडिट चेक कर लेगा. तो ऐसे ऐसे लोग डिवाइड कर सकते हैं. फिर सर इंपॉर्टेंट आंसर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. हॉट फेवरेट आंसर यही है. 2 होती है. एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सो क्या होगा सर? फॉर द वर्क विच इज़ डिवाइडेड, जो वर्क डिवाइड किया उसके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसका जो ऑडिट प्रोग्राम होगा इनकी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर उसका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना पड़ेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर जॉइंट एंड सेवरल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? फॉर द वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड, फॉर द वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड, ओपिनियन देने के लिए जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस इंडिया के लिए जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर ऐसी कोई बात है जो एक को पता चली है जिसपे बाकी लोग भी अग्री कर रहे हैं, जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हॉट फेवरेट आंसर है, ये अपन बुक से पढ़ेंगे अभी. अच्छा, अगर एक जॉइंट ऑडिटर को कोई बात पता चलती है, क्या उसको दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताना चाहिए? यस और नो? यस. अच्छा, क्या एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर पे विश्वास कर सकता है? क्या उसका वर्क रिव्यू कर सकता है? हाँ सर. बिना देखे? हाँ सर. बिकॉज एट दी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है ना. सो देर इज नो नीड टू रिव्यू द वर्क डन बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स. मतलब वो सीधा उसका काम यूज कर सकता है बिना चेक के. देर इज नो नीड टू रिव्यू द वर्क डन बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. देर इज नो नीड टू रिव्यू द वर्क डन बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स बिकॉज यहाँ पर तीनों सेम लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है. तीनों सेम लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है. सर
अगर मेरे को फॉर एग्जांपल पी क्यू बोलता है मेरे को एडवर्स ओपिनियन देने का है, ए बी बोलता है मेरे को एडवर्स देने का है, राम बोलता है मेरे को क्वालिफाई देने का है, जनरली यूनानिमस ओपिनियन होनी चाहिए। बट अगर कोई जॉइंट ऑडिटर है जो डिसएग्री कर रहा होता है, क्या वो सेपरेट ओपिनियन दे सकता है? हाँ सर, बिंदास बिंदास। अब कल को उठ के अगर पता चलता है कि ओपिनियन क्वालिफाई थी, एडवर्स गलत है, एडवर्स गलत है, तो कौन मरेगा? जिन्होंने एडवर्स ओपिनियन दी है, क्वालिफाई वाला नहीं बनेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस टू विल बी लाइबल। देखो अभी नंबरिंग कर लेते, आ जाइए। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, पेज नंबर है 285। जॉइंट ऑडिटर्स shall divide the audit work among themselves by mutual decisions. कैसे कैसे? Identifiable units, specified area. Such division of work may not be possible. In such a situation, they can divide the work as per assets, liabilities, income, expenses. Now, certain areas of work owing to their importance, nature of the work involved would often not be divided and would be covered by all joint auditors. So, division of work हो गया। अब इसमें कॉमन पॉइंट है वो ध्यान रख लेना। जॉइंट ऑडिटर्स शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये अपन ने बोला कि सेपरेट होता है तो सेपरेट भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। कॉमन जनरली लोग कॉमन ले लेते हैं कि एक ही, अगर बीच में अपॉइंट होता है तो सेपरेट होता है, अगर साथ में अपॉइंट करते तो कॉमन एंगेजमेंट लेटर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, उसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए। देन नंबर 2, responsibility. In respect of the work divided among joint auditors, each joint auditor would be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of audit procedure. तो audit procedure, audit documentation, working papers for the work allocated, आप उसके लिए specific individual responsible हो। सर jointly and severally कैसे responsible होगी? सर audit work which is not divided, decision taken by all joint auditors in respect of common audit areas, several responsibility है। Matters which are brought to the notice of the joint auditor by one of them and on which there is an agreement among joint auditors. Sir, examining that the FS comply with the relevant statutes like Schedule 3 follow हुआ है कि नहीं हुआ? Sir, preparation and disclosure of FS as per applicable FRF. Sir, ensuring that the audit report complies with all the relevant statute standards, जो भी audit report का format है उसके लिए joint and several responsibility। तो ये number 2 very 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 important। Third, coordination. Joint auditor, if come across a matter which are relevant to the other areas of the other joint auditor, he should communicate the same to all the other joint auditor in writing and prior to the finalization of the audit or the audit report. तो पहले जाके बता देने का, proper coordination होना चाहिए। Fourth, audit conclusion and reporting. The joint auditors are required to issue a common audit report. However, in case of disagreement, they shall express an opinion in a separate audit report. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the other joint auditors. Further, a separate report should make a reference to the other joint audit report. In which para, guys? In OM para 706. मेरे को बता OM para क्यों आया यहाँ पर? अगर सेपरेट रिपोर्ट है तो रेफरेंस आएगा यहाँ पर। अरे एक ऐसी बात जो एफएस में नहीं आई है ना, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। अगर ये लोग अलग अलग रिपोर्ट दे रहे तो टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, तो इसीलिए क्या है वो अदर मैटर में जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, द अदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव कैरिड आउट देयर पार्ट ऑफ द ऑडिट वर्क एंड द वर्क हैज एक्चुअली बीन परफॉर्म्ड एज पर एसेस। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क डन बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क डन बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। क्लियर? 5 पॉइंट, इतना ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आंसर एंड रिपोर्टिंग वाला आंसर, पॉइंट नंबर 2 एंड 4, ये दोनों काम किए। ठीक है, चलो इसको फटाफट रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस उठाते हैं अपन। रीड कीजिए, लेट मी नो वंस इट इज डन।
डन है? कम टू पेज नंबर 410. 410. क्वेश्चन बुक 410. देखो क्वेश्चन, देखो कैसा आता है. पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स. ठीक है, आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स. डायरेक्ट क्वेश्चन है. जो बड़ा क्वेश्चन है, जो केस बन करा सकते हैं, वो देखो नीचे. डाइस लिमिटेड अपॉइंटेड 2 CA फर्म्स MN एंड PQ एज जॉइंट ऑडिटर. तो यहाँ से हिंट मिल गया कि 299 जाएगा. फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 March 19. In the course of audit, it has been observed that there is a major understatement in the value of inventory. The inventory valuation was looked after MN and associate, but there was no documentation for the division of work. Comment with regard to responsibility among joint auditors. कौन सा आंसर लिखेंगे बच्चों? कौन सा आंसर लिखोगे सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स. क्या बोलोगे अब इसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स. क्लियर? अच्छा, पर यहां पर इसने क्या बोला है? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? इन्वेंट्री वर्क वाज लुक्ड आफ्टर MN एंड एसोसिएट्स. तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? MN रिस्पॉन्सिबल होगा. अच्छा, प्लस देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डिविजन ऑफ वर्क. सही क्या क्या गलत किया है? तो इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे. देयर हैज टू बी डिविजन ऑफ वर्क एंड द डिविजन ऑफ वर्क हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. तो फॉर दिस बोथ वुड बी रिस्पॉन्सिबल. देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ SA 299. तो पहले आप लिखोगे वहां पर जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, फिर क्वेश्चन छापा, फिर कंक्लूजन में क्या बोलोगे? MN and associate will be responsible for the same as inventory valuation was looked by MN only. Further, there is a violation of the work by both the joint auditors as per SA 299 is violated, as the division of work has not been documented. Clear? So ये आपका 1A हो गया. ठीक है, B आपका होमवर्क. कम टू C. बताना कौन सा आंसर लिखेंगे? P Limited is a listed company and its business activities are divided into 3 regions. The company appointed PY, KL, MK to conduct joint audit and report on the FS for the year 15-16. Explain the relationship among joint auditors for the audit of FS for the year 15-16. कौन सा आंसर लिखोगे? Same answer. Responsibility of joint auditor, individual and joint and several responsibility. D question. Excellent Bank Limited is a public limited company. The said bank has various branches all over India. The bank appoints 3 joint auditors for the financial year ending 31st March 19. All the 3 joint auditors divide the work with mutual consent. Verification of consolidation, however, remain undivided. Okay. All the branches in zone were divided among 3 joint auditors. During the audit of zones, CSA, one of the joint auditors, expressed concern about internal control in one of the large corporate branches situated in his zone. The irregularity was not reported as the other 2 joint auditors were not in favor, and the decision of the reporting was taken on the basis of majority. Subsequently, fraud was detected in the branch of which was audited by CAZ. The bank seeks about the responsibility of 3 joint auditors. बोलो कौन सा आंसर आएगा थ्योरी के लिए? पहले थ्योरी बताओ कौन सा लिखोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन यू विल राइट रिपोर्टिंग वाला पॉइंट. बराबर. अच्छा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अल्टीमेटली हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? Who will be responsible ultimately? All 3. All. Because the decision was taken on the basis of majority ना. All will be responsible. Separate report कहाँ दिया उसने? Separate report देता तो बच जाता, पर separate report नहीं दिया तो all 3 would be responsible. So all 3 joint auditors would be responsible.
समझा आपको? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने का, रिपोर्टिंग लिखने का, क्वेश्चन छापने का, कंक्लूजन, ऑल थ्री वुड बी रिस्पॉन्सिबल। आई होप नाउ आपको ट्रिक पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड्स कैसे आंसर करना है। पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पहले थ्योरी लिखना है, फिर इन द अबव केस लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। इजी है। नाउ लेट्स डू 505। पेज नंबर 306। देखो अभी क्या कहता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बेटा इंटरनल एविडेंस होता है कि एक्सटर्नल एविडेंस होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सटर्नल एविडेंस। रिलायबल या नॉट रिलायबल? सर मोस्ट रिलायबल, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी थोड़ी झूठ बोलेगी, कभी भी थर्ड पार्टी थोड़ी झूठ बोलेगी, तो इट इज मोस्ट रिलायबल। देखो क्या कहता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज एन एविडेंस obtained as a direct written response to the order from a third party, that is confirming party, in a paper or electronic or other medium। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। सर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑर्डर वेदर दे आर अग्रीइंग और वेदर दे आर डिसअग्रीइंग। अगर बैलेंस मैच हो रहा है तो भी रिप्लाई कीजिए, बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो भी रिप्लाई कीजिए। सर आप मेरे को रिप्लाई करोगे वेदर द बैलेंस इज अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग, पॉजिटिव रिक्वेस्ट। सर नेगेटिव का मतलब होता है मैं लिख के दूंगा, डियर थर्ड पार्टी यू विल रिप्लाई ओनली इफ यू डिसअग्री, यू विल रिप्लाई ओनली इफ यू डिसअग्री। सी रिप्लाई पर नहीं है, आधे लोग को लगता है सर रिप्लाई आया ना पॉजिटिव, रिप्लाई नहीं आया नेगेटिव, ऐसा नहीं है। ये क्या है, जो ऑडिटर लिख के देगा उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं लिख के देता हूँ कि डियर थर्ड पार्टी यू विल रिप्लाई वेदर यू आर अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग, आप रिप्लाई कीजिए, पॉजिटिव है। सर आप मुझे रिप्लाई करोगे ओनली इफ यू आर डिसअग्रीइंग, तो कौन सी रिक्वेस्ट हो जाएगी? नेगेटिव रिक्वेस्ट हो जाएगी। रिप्लाई आया ना, स्टिल इट इज अ नेगेटिव रिक्वेस्ट, वर्डिंग पे डिपेंड करते हैं, करेक्ट। सर नॉन रिस्पॉन्स मतलब जवाब ही नहीं आया। अ फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुली रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव रिक्वेस्ट और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड, जवाब ही नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन रिस्पॉन्स। देन देयर समथिंग कॉल्ड एज एक्सेप्शन ऑल्सो। जो मैंने मांगा और जो मेरे को मिला, मैंने मांगा 10 चीज़ें, मेरे को मिलती है 11वीं 12वीं चीज़ें, तो दोनों के डिफरेंस को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ये इस ऐसे की लैंग्वेज में अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कन्फर्म्ड और कंटेन इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी। तो जो मांगा और जो आया है, दोनों के डिफरेंस को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे अपन उसको? एक्सेप्शन। क्लियर? तो ये डेफिनेशन से आपको थोड़ी बहुत एमसीक्यू में काम आ जाए कभी। पहला आंसर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। क्या है बच्चों? ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। सर सबसे तो बात नहीं करेंगे ना, पहले देखो डेटर से बात करने के, क्रिएटर से बात करनी है। अब सारे डेटर से तो बात नहीं करेंगे ना, तो जो बड़े डेटर्स होंगे उन्हीं से बात करेंगे, बड़े क्रिएटर्स होंगे उन्हीं से बात करेंगे। सर बड़े मतलब एज पर मटेरियलिटी, एज पर अमाउंट, उससे बात करोगे। देन यू विल डिजाइन द रिक्वेस्ट, देन यू विल सेंड द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप। सो देखो 4 स्टेप्स है। पहला इसको बोलते हैं D2H2 बोलते हैं हम लोग इसको, D2H2। पहला, determine the information to be confirmed. Number 2, select the appropriate third party जिससे बात करनी है। थर्ड, design the request. फोर्थ, send the request including follow up. क्या बोलोगे आप? send the request including follow up. Determine the information to be confirmed, select the appropriate third party, design the request, send the request including follow up. ये नंबर 1 है। नंबर 2, अभी डेटर से बात करने का है। डेटर का नंबर देगा कौन? उसका ईमेल आईडी, उसका लेटर कौन देगा? मैनेजमेंट।
तो मैं मैनेजमेंट को बोला मेरे को डेटर का नंबर दो, मैनेजमेंट बोलता है ठीक है ले लीजिए, अच्छी बात है। मैनेजमेंट बोलते हैं नहीं दूंगा, जो उखाड़ने का उखाड़, तोड़ ले। सर मैनेजमेंट मना कर रहा है, क्या करने का? इंक्वायर विद द मैनेजमेंट रीजन फॉर द रेफ्यूजल एंड सीक एविडेंस रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी एंड द रीजनेबलनेस, कि वो जो रीजन है जस्टिफाइड है कि अनजस्टिफाइड है। पहला रीजन वो बोलता है सर जो डेटर था ना 4 साल पुराना डेटर, 4 साल पुराना डेटर है, मतलब 4 साल पुराना डेटा, तो रीजन जस्टिफाइड कि अनजस्टिफाइड है? अरे जस्टिफाइड है ना, 4 साल पुराना डेटा है तो 3 साल बाद तो डूब जाता है ना पैसा, टीबीडी हो गया, टाइम बार डेट है, क्या करोगे बात करके? टाइम बार डेटा नहीं आएगा पैसा वो तो। अगर 4 साल पुराना डेटर है, बुक्स में दिख रहा है, पैसा नहीं आएगा ना भाई, 3 साल बाद टाइम बार डेट हो जाता है, लॉ में सीखा था कॉन्ट्रैक्ट में, तो जस्टिफाइड रीजन है ये। अच्छा दूसरा रीजन, अरे सर एक्चुअली जो डेटर है ना भार्गवी कैसे पैसा आया होगा उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, पर दीदी बात कैसे करोगे 4 साल पुराना है, कोई जवाब ही नहीं देगा ना, क्योंकि 3 साल तक वो ऑब्लिगेशन में होता है। समझा आपको? दूसरा रीजन, अरे सर वो डेटर से आप बात नहीं कर सकते, क्यों? अरे वो हमारे एमडी साहब है ना, वो हमारे एमडी साहब का ड्राइवर हुआ करता था, उनकी बिटिया भाग गई उसके साथ, लुटेरी दुल्हन भाग गई, तो अगर आप बात करोगे ना डेटर से तो सर हमारे एमडी साहब नाराज हो जाएंगे। इज दिस अ जस्टिफाइड रीजन? नहीं सर नहीं, ये क्या है, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, हम क्या करें, भाग गई तो अब हमको तो बात करना ही है। सो यू विल इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट्स रेफ्यूजल on the auditor's assessment of relevant risk of material misstatement and the risk of fraud. फिर he will perform alternative procedure designed to obtain relevant and reliable audit evidence. कुछ और देखिए अब, if the management reason is still refusal is unreasonable, communicate with TCWG, consider the implication on audit and opinion. किसी ने स्टार्टिंग में कहा था, आई थिंक गोविंद ने कहा था उखाड़ लीजिए, मतलब ओपिनियन अमर कर दीजिए, वो ये कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिकली अमल करना है आपको। हॉट फेवरेट है पॉइंट नंबर 2। तीसरा, फॉर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट, थर्ड वाला फॉर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट 2 होते। यू विल आस्क द थर्ड पार्टी टू रिप्लाई इन ऑल द केसेस वेदर यू आर अग्रीइंग और वेदर यू आर डिसअग्रीइंग, आपको जवाब देना ही पड़ेगा सर, पॉजिटिव रिक्वेस्ट है सर, it is considered to be reliable, it is considered to be reliable. If the reply is not received in a reasonable time, he may send an additional confirmation request. Negative request, it asks the third party to reply only if there is a disagreement. It is less persuasive than positive. It is less persuasive than positive. तो ये थर्ड आंसर हो गया, फॉर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव। चौथा, what are the factors to be considered when designing confirmation request? What are the factors to be considered when designing confirmation request? ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव के बारे में भी दिया हुआ है और क्या है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर एक कोड आ जाएगा बच्चों आपका, मराले कोड है, गलत मत समझो पगलो, कोड है कोड है। देन पहला मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक में, ईमेल में, फीमेल के थ्रू आया है। ए, असर्शंस बीइंग एड्रेस। आर, स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। ए, एबिलिटी ऑफ द इंटेंडिंग थर्ड पार्टी टू कंफर्म, या मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन भी आप लिख सकते हो, ऑथराइजेशंस और एनकरेजमेंट। एल, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन of the confirmation request. E, prior experience on the audit or similar engagement. क्या बोलोगे? prior experience on the audit or similar engagement. The code is Marale. M से method of communication and management's authorization, वो भी बोल सकते हो। A, assertions being addressed. R, risk of material misstatement including fraud risk. A, ability of the third party to confirm the request. L, layout and presentation of the request. E, prior experience on the audit or similar engagement. The code is Marale.
फिर इसी के नीचे है पॉजिटिव रिक्वेस्ट। देखो पॉजिटिव रिक्वेस्ट हम कहते हैं रिलायबल बहुत है, बट क्या होता है इसमें एक और टाइप हो जाती है कि ब्लैंक रिक्वेस्ट भी दे सकते हो। ब्लैंक रिक्वेस्ट में क्या बोलेंगे अपन कि हे थर्ड पार्टी, तू मेरे को है ना, तू मेरे को जवाब, तू बैलेंस ढूंढ के तू दे मेरे को कि कितना बैलेंस है। अब अगर मैं बोलता हूँ ब्लैंक रिक्वेस्ट है तो रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होगा कि कम होगा? सर कम होगा ना, बिकॉज उसको अपना अकाउंट्स टैली करना पड़ेगा, लेजर टैली करना पड़ेगा, फिर वो बैलेंस ढूंढेगा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अपन, इट में रिजल्ट इन टू लोअर रिस्पॉन्स रेट बिकॉज एडिशनल एफर्ट इज रिक्वायर्ड ऑन द कन्फर्मिंग पार्टी। सो ये ब्लैंक रिक्वेस्ट का भी आंसर, तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर और ब्लैंक रिक्वेस्ट का आंसर। ठीक है, तो ये चौथा आंसर हो गया। अब इसमें एक और आंसर होता है, पांचवा आंसर, ये बाजू वाले पेज पे, नेगेटिव रिक्वेस्ट। नेगेटिव रिक्वेस्ट बच्चा, नेगेटिव रिक्वेस्ट लेस परसुएसिव होती है। तो पहले डेफिनेशन लिख देने का, इट आस्क्स द थर्ड पार्टी टू रिप्लाई ओनली इफ यू आर डिसअग्रीइंग, ओनली इफ यू आर डिसअग्रीइंग, then it is less persuasive. It should be used only when assess ROM is low and relevant controls are effective. ICS effective है, risk of middle statement low है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। Population consists of large number of small homogeneous transactions. है petty cash है, चाय का बिल आएगा छोटा मोटा, ठीक है, पेपर वाले का बिल होगा, साफ सफाई वाले का बिल होगा। A very low exception rate is expected, मतलब जो मांगेंगे वो मिलेगा अपने को, तो लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सेप्शन से क्या ना आपको डिफरेंस। डी, द ऑर्डर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट वुड कॉज द रिसिपिएंट ऑफ द नेगेटिव रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट, मतलब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है या मेरे को कुछ पता नहीं कि जवाब नहीं आएगा, मैं मान रहा हूँ आएगा जवाब, जवाब आएगा या आएगा। तो अगर ए एंड बी एंड सी एंड डी अगर होता है तो मैं कौन सा रिक्वेस्ट यूज करूंगा, नेगेटिव रिक्वेस्ट यूज करूंगा, नेगेटिव। तो पूरे ऐसे में पांच ही आंसर है, पांच ही आंसर है। पहला है प्रोसीजर का, दूसरा है रेफ्यूजल का, तीसरा है आपका फॉर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट, चौथा है ब्लैंक रिक्वेस्ट एंड फैक्टर्स टू बी कंसिडर, एंड पांचवा है नेगेटिव वाला आंसर। क्लियर है? चलो इसको एक बार रीड कर लीजिए इतने, क्योंकि ये बड़ा ऐसे है, इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम हो गया, आया नहीं है 505 आने के, फिर चांस है। रीड।
हुआ पांचों आंसर्स? कम टू 435. 435 तो जो बड़े बड़े है वो कराया था आपको. जी, पेज नंबर है 435, जी वाला क्वेश्चन. क्या कहता है? नेवर परमिट लिमिटेड refuses to allow you to get direct confirmation of the outstanding balance of trade receivable. You want to ensure the grounds of material that at least outstanding above a threshold limit needs to be confirmed and reconciliation is carried out before finalizing the audit. If a company does not relent, मतलब does not support, does not reply, how will you respond? कौन सा आंसर लिखोगे आप इसमें? आंसर नंबर 2, मैनेजमेंट का रेफ्यूजल. बस इसमें इतना जबरदस्ती दे रखा है, आपको आंसर नंबर 2 लिखने का है बस. ठीक है. एच Messrs ABC and Co are appointed the auditors of Sharp Company Limited for the year ended 31st March 19. As a part of the audit process, they want to use confirmation procedures as audit evidence during the course of audit. In view of the fact that positive confirmations are not responded favorably, the firm intends to use negative request. What factors to be considered for the same? क्या लिखना है आपको? फोर नहीं आएगा, फोर नहीं. फिफ्थ, नेगेटिव रिक्वेस्ट. नेगेटिव रिक्वेस्ट का कंडीशन था ना वो चारों ABCD वाले पॉइंट. तो पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे. इट आस्क्स द थर्ड पार्टी और कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड only if it is disagreeing, it is less persuasive than positive confirmation request, and following are the factors to be responsible. ये चार फैक्टर्स होते ना वो. खत्म. समझा आपको कैसे आंसर पकड़ना है? जी, जी हो गया. एच हो गया. आई, Mr. Agrawal is in the course of audit of PQ Limited, wants to perform external confirmation procedure to obtain evidence. तो यहाँ से हिंट मिल गया confirmation है. Guide Mr. Agrawal listing out the factors that may be assist him in determining whether confirmation procedure are to be performed as substantive audit procedure. तो ये लोग ने ना वो मराले वाले कोड को यूज किया है. पहला क्या कहता है देखो. द कन्फर्मिंग पार्टीज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर रिस्पॉन्स में मोर रिलायबल इफ प्रोवाइड बाय अ पर्सन एट द कन्फर्मिंग पार्टी हु हैज अ रिक्विजिट नॉलेज. तो नॉलेज हो गया. एबिलिटी और द विलिंगनेस ऑफ द थर्ड पार्टी may not accept responsibility for responding to confirmation request, may consider responding too costly or too time consuming, may have concern about the potential legal liability. जवाब दे दिया तो. and तीसरा, may operate in an environment where responding to confirmation request is not significant aspect of day-to-day operations. In such a situation, the confirming party may not respond or may respond in a very casual manner or may attempt to restrict the reliance placed on the response. तीसरा, the objectivity of the confirming party. If the confirming party is a related party, the responses may be less reliable. तो तीन ग्राउंड्स है. ऑब्जेक्टिविटी हो गया, एबिलिटी और विलिंगनेस हो गया, एंड कंफर्मिंग पार्टीज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया. तो ये एक अलग क्वेश्चन है जो लेटेस्ट आया था एग्जाम में. क्लियर है? खत्म. ऐसे 505 मेन आपको मैनेजमेंट का जो रेफ्यूजल है वो वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिपीटेटिव है. मैनेजमेंट रेफ्यूजल वाला. देन आ जाओ, एक और कराया तो आपको.
कम टू ऐसे 580, तो 580 और 570 ये दो करेंगे अभी। पेज नंबर 326। सो देखो कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने करवाए ना मैंने आपको। अब देखो 580 का मतलब होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कुछ भी कागज हुआ ना, कुछ भी कागज, उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WR। मैनेजमेंट बोलता है कि मैंने लोन ले रखा है, सुन के नहीं लेने का, लिख के दो। मैनेजमेंट बोलता है हम लोगों ने असेट को एक्वायर किया है, लिख के दो। सब्सिडरी को एक्वायर किया है, लिख के दो। सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ किया है, लिख के दो। कुछ भी जो लिख के देंगे ना अपन, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर लिख के कौन देगा, कौन देगा, मैनेजमेंट। किसको एड्रेस करेगा वो, किसको एड्रेस करेगा, ऑडिटर को। ऑडिटर को डेट कैसे होनी चाहिए उसकी, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। सर एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब देखो क्या है डेफिनेशन, इट इज अ रिटन स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट given to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidence. It do not include FS assertions therein या supported books or records, वो अलग चीज़ है। मैनेजमेंट अलग से जो लिख के देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, WR। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम लोग MR भी कहते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया आपका नंबर 1 डेफिनेशन। देन 2, WRs are audit evidence. WRs are audit evidence but they are not SAI। मैं वापस बोलता हूँ, दे आर ऑडिट एविडेंस बट दे आर नॉट साई। मतलब सर वो काम है, ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा आपको, पर आप उसके बेसिस पे ओपिनियन नहीं दे पाओगे। अगर आप उसको मान ले तो कह रहे हो तो ओपिनियन के लिए काम आ जाएगा, ठीक है, इट्स वन ऑफ द पार्ट, बट आपको बाकी ऑडिट प्रोसेस भी करने पड़ेंगे ना। सलाह नहीं तो फिर एक काम करो, काय के ऑडिट कर रहे हो, इतना इतना काय का सीखते हो, मैनेजमेंट को बोलो लिख के दे देगा, सब कुछ लिख के दे दिया, अपने को चेक तो करना पड़ेगा ना फिर भी। So although written representation provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own. एक मिनट है, पेंसिल। पेंसिल को कुछ हो गया आज। हो रहा है, चार्ज हो रहा है, बैटरी खत्म हो गया। हाँ, तो WR क्या होता है अपना, ऑडिट एविडेंस होता है, बट दे आर नॉट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमको जाके काम तो करना ही पड़ेगा ना, चीज़ें चेक तो करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज कि वो हमारा ऑडिट एविडेंस है, इसका ये मतलब नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाओ, आपको ऑडिट प्रोसेस तो करने ही पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर कौन सा ही है, 580। दो मिनट दो, 5% हो गया। बाकी तुमको समझ आया पूरा, जो चैप्टर्स अपन ने किए, स्टैंडर्ड्स अपन ने किए।
तो जैसा आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया, वैसे आप पढ़िए कंटिन्यूसली एंड कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एसएस का अप्रोच समझ में आ गया आपको? लॉ के लिए अभी सोचा नहीं है कुछ भी, यूट्यूब पे तो रिवीजन करूंगा, आऊंगा। अभी एसएफटी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं। नंबर 3, कोशिश है, करते हैं। द डेट ऑफ WR शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द FS. WR shall be for all FS and the periods referred to in the auditor's report. WR shall be for all the FS and the periods referred to in the audit report. ये नंबर 3 हो गया, ठीक है। फिर नंबर 4, if written representations are inconsistent with other audit evidence, the auditor shall perform the procedure to resolve the matter. If the auditor concludes that the WRs are not reliable, क्या करना चाहिए? He shall take appropriate action as per SA 705. क्या करना चाहिए उसको? as per 705. सर हम लोग WR मांग रहे, दे ही नहीं रहा मैनेजमेंट, ठीक है, हमको लाना है माना, पर हम तो मांग रहे तो दे दो, दे ही नहीं रहे वो लोग। So the auditor shall discuss with the management, reevaluate the integrity of the management, take appropriate action as per SA 705. Take appropriate action as per SA 705. आई होप आपको 705 का तो मतलब समझ में आ गया होगा। जब भी अपने को लगे कि नहीं हो रहा है कुछ, क्या करने का अपने को? ठोक दो सालों को। ठोक दो मतलब से क्या करो? अमर कर दो। क्या कर दो आप उसको? अमर। बस मैंने WR मांगा, दिया ही नहीं, या मेरे को दिया जो मेरे को रिलायबल नहीं लग रहा है, तो क्या करूंगा मैं? रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डूइंग अमर, इंक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एज पर SA 705 अमर। क्लियर? अब इसका जो आंसर होगा, जो मेन कंटेंट लिखना है, वो आपको क्वेश्चन बुक में मिलेगा। आ जाइए एक बार। सो 4 पॉइंट्स है। पहला है डेफिनेशन, नंबर 2 है एविडेंस, नंबर 3 है डेट वाला पॉइंट, और नंबर 4 है रिलायबिलिटी वाला पॉइंट। नंबर 4 है रिलायबिलिटी, ठीक है। देखो अभी पॉइंट नंबर सी, पेज 462। सी स्टार्टिंग वाले तो क्या होता है, वो इजी हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वैसे पेपर में डायरेक्ट तो आएगा, इसलिए मैं स्किप कर देता उसको, कि वो आपको होमवर्क है और खुद से भी हो सकता है। जो बड़े बड़े जिसमें दिमाग लगाने वो अपन कर रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ ABC, मैनेजमेंट refuses to provide WR. एज एन ऑडिटर व्हाट इज योर ड्यूटी? सो देखो, अगर मैनेजमेंट में कोई WR नहीं दे रहा है, क्या करोगे आप? डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। ये अपन ने बोला रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द ऑन द ओपिनियन इन द रिपोर्ट। फिर ये लाइन को, ये इसी लाइन के लिए मैंने आंसर पढ़वाया आपको। द ऑडिटर शुड डिस्क्लेम द ओपिनियन, अंडरलाइन करो, डिस्क्लेम द ओपिनियन, if the management does not provide WR as per SA 705। अपन ने सेफली अमर तो लिख लिया है, पर स्पेसिफिकली अगर MCQ में आता है तो अब क्या बोलोगे इसको? डिस्क्लेम। क्यों डिस्क्लेम करेंगे बच्चों? क्यों डिस्क्लेम करेंगे? कुछ देखा ही नहीं ना, मैनेजमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा है। अरे जब तक आप मैनेजमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तब तक हम कैसे ओपिनियन दे देंगे? तो इसलिए हम क्या कर देंगे? डिस्क्लेमर कर देंगे।
D. An auditor of Sagar Limited was not able to get the confirmation about the existence and the value of certain machineries. However, the management gave him a certificate to prove the existence and the value of machineries appearing in the book. Certificate लेकर आ गया. The auditor accepted the same without any further procedure and signed the report. Is the auditor right in his approach? बोलो, is the auditor right? सर्टिफिकेट दिया, मैनेजमेंट चुपचाप के ले लिया, खत्म हो गया. नहीं सर, राइट नहीं है. ही इज रॉन्ग इन हिज अप्रोच. कौन सा आंसर लिखेंगे? अब इसमें गाना लिखने का, डब्ल्यू आर की डेफिनेशन, डब्ल्यू आर आर ऑडिट एविडेंस दे आर नॉट साई, फिर डेट वेट की बातें लिख दीजिए एंड फिर क्वेश्चन छाप के कंक्लूजन, ही इज नॉट राइट इन हिज अप्रोच. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डब्ल्यू आर आर ऑडिट एविडेंस बट दे आर नॉट साई, तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर. ये लिखा ना, रेफर ए ऐसे 580, तो ये पूरा थियरी लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है. अभी ये देखना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्या बोलता, चलो इसको एक बार नहीं पढ़ते, पर एक बार नहीं पढ़ते. ठीक है, नीचे लास्ट लाइन देखो ना, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस, क्या पूछा आपसे, अबाउट द डेट एंड द पीरियड कवर्ड बाय ऐसे 580. तो ऐसे 580 का लोग ने थ्योरी लिखा, पहले डेफिनेशन लिखा, आर ऑडिट एविडेंस नॉट साई, इट शुड बी एज नियर एज बट नॉट आफ्टर, दैट इज बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन दी एफएस. हो गया. अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट आएगा, हाँ, जो भार्गवी ने बोल दिया है, द WR should be for all the periods referred in the report because the management needs to reaffirm the WR it previously made with the respect to prior periods remain appropriate. तो सारे WRs के मतलब सारे पीरियड के प्रति अपन WR लेंगे. अच्छा, बीच में अगर मैनेजमेंट चेंज होता है बच्चों, बीच में अगर मैनेजमेंट चेंज होता है, तो जो न्यू मैनेजमेंट आया है वो उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि पूरे साल के WR के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जिस दिन अपॉइंट होगा उस दिन से के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए रिस्पॉन्सिबल? नो, फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है. अरे तुमको क्या करने का है, वो आधे में आया, तुम्हारा गलती थोड़ी है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर पीरियड. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट में अग्री टू अ फॉर्म ऑफ WR दैट updates written representation relating to the prior period by addressing whether there are any changes to such WR and if so what they are. तो भैया मैनेजमेंट से अपन है ना, अगर चेंज होता है तो अपन अपडेटेड WR लेंगे. फिर सिचुएशन में अराइज वेयर द करंट मैनेजमेंट वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल द पीरियड्स रेफर्ड इन द रिपोर्ट, सच पर्सन में assert that they are not in a position to provide some or all WR. हम लोग क्यों दे पुराने वालों के लिए? Because they were not in place during the period. This fact, however, does not such person diminish such person's responsibility for the financial statement as a whole. They are responsible for the entire period. According to the requirement for the auditor to request from WR to cover the whole period still applies. तो पूरे पीरियड के ले लेंगे अपन को. ठीक है, तो ये आंसर अलग है. तो इसमें डेट वोट तो था ही, साथ था साथ में कि आपको याद रखना कि अगर चेंज होता है WR तो आप अपडेटेड WR लोगे. मैनेजमेंट अगर चेंज होता है तो जो नया मैनेजमेंट है वो पूरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है. और देखो मैंने ऊपर का पढ़ाया नहीं तुमको, फुल स्टोरी है, समझा? ऐसे क्या कर रहा है, 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज शीट गो ओवर 40, लास्ट 1/4 में मिलता है. लिखना क्या है अपने को. तो ऐसे 580 भी हो गया आपका. 580 क्या है आपका? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? इतना बड़ा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, 5-6 पॉइंट लिखने, क्योंकि 4 या 5 मार्क का ही आंसर आएगा. पहला क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क के, बाद में बीच में आएगा तो 4 मार्क का आंसर आएगा. अभी हम करेंगे ऐसे 570. एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें क्योंकि 570 थोड़ा सा बड़ा और इंपॉर्टेंट है. हाँ, 5 मिनट. 5 मिनट में कंटिन्यू कर दें.
चलो आ जाओ। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न पिछले अटेम्प्ट में आया था, तो इस बार आने के चांसेस कम है, बट यार एमसीक्यू जो बड़े वाले ना उसमें आने के फुल चांस है। गोइंग कंसर्न इवैल्यूएट करने की ड्यूटी किसकी होती है? गोइंग कंसर्न को इवैल्यूएट करने की ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। पास्ट देखते कि फ्यूचर देखते वो लोग? फ्यूचर, फोर्सिएबल फ्यूचर तक हमारा धंधा चलना चाहिए। अच्छा, जनरली कितना महीना कवर करते हैं लोग? 12 मंथ्स। अपकमिंग 12 मंथ्स देखते कि धंधा होएगा कि नहीं होएगा। तो मैनेजमेंट ने अगर 12 महीना कवर किया है तो ऑर्डर आप भी 12 महीना कवर करोगे। अगर मैनेजमेंट ने कम पीरियड कवर किया तो आप ऑडिट मैनेजमेंट को बोलोगे 12 महीने का देखो कि फ्यूचर चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे फंडामेंटल बेसिक असम्पशंस होते हैं गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हम चलते ही रहेंगे। तो वो क्या कहता है? पहला आंसर आता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक स्पेसिफिक असेसमेंट ऑफ दी, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस जीसी। ये लाइन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस जीसी, मैनेजमेंट लिखेगा वहां पर, चेक करेगा कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस जीसी एंड टू मेक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स इन कनेक्शन विद जीसी इन दी एफएस। क्योंकि देखो अगर जीसी फॉलो हो रहा है, डू वी नीड टू डिस्क्लोज इन द एफएस एज अ मैनेजमेंट? नहीं। हम कब डिस्क्लोज करते हैं? जब वो फॉलो नहीं हो रहा होता है। आपको पता होगा ना फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ES1। तो ये सब कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो 1A बिकम्स योर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1B बिकम ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर को क्या चेक करना है कि मैनेजमेंट ने असेस किया है कि नहीं किया। सो टू ऑब्टेन साई and conclude on the appropriateness of the management use of going concern, to assess whether any material uncertainty exists regarding the entity's ability to continue as GC। अच्छा, मैं ये भी बोलता था कि नहीं वो लोग चल रहे, पर क्या अपन बाबा लोग अपन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे? नहीं सर। सो द ऑडिटर कैन नॉट गारंटी द फ्यूचर वाइबिलिटी ऑफ द कंपनी दैट एंटिटी इज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज जीसी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटिटी इज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज जीसी। पहले मैनेजमेंट असेस करेगा, फिर मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है वो बरोबर है क्या? ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करो, चेक करो मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है क्या कहीं। थर्ड, आप फ्यूचर वाइबिलिटी गारंटी नहीं कर सकते हो। ये पहला हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का, मैनेजमेंट का, ऑडिटर का। अब मेरे को दिखता है नंबर 2, व्हेन देयर आर कंडीशंस और इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, जहां पर लग रहा है कि भैया मैनेज गड़बड़ है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, so you will request the management to make the assessment relating to the entity's ability to continue GC। मेरे को दिख रहा है कि भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी है। जैसे भी फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैंड हो गया, अब हमारा जो क्लाइंट है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर था, नवंबर से दिवाली के बाद से प्लास्टिक बैंड है। तो सर आप क्या करने वाले हो? जरा बताओ। अभी आप बताओ, आप कह रहे हो कि आप चलने वाले हो, कैसे चल रहे हो बताओ मेरे को जरा। 12 महीने आपके लगे पड़े जीवन में, क्या आगे? इवैल्यूएट द मैनेजमेंट प्लान्स ऑफ फ्यूचर एक्शन। अच्छा, शायद वो लोग अभी पेपर इंडस्ट्री में आ जाएंगे। पता है वो CCD में, स्टारबक्स में पेपर कप मिलते हैं, पेपर का वो स्ट्रॉ मिलता है, प्लास्टिक जब से बैंड हुआ है, बराबर। एनालाइजिंग द कैश फ्लो फोरकास्ट, पैसे कहाँ से कमा पाओगे आप? कंसिडर एनी एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड यू विल रिक्वेस्ट द WR फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग उनका प्लान ऑफ फ्यूचर एक्शंस एंड फीजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान। तो जो भी आप कह रहे हो सही कह रहे हो ना, ठीक है, मेरे को लिख के दे दीजिए। तो व्हेन देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, जो हमको इवेंट्स और कंडीशन दिख रहा है कि जिसमें डाउट हो जाएगा कंपनी का एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू GC, सो दिस आर द ऑडिट प्रोसीजर्स। ये ऑडिटर को करना पड़ेगा। ये नंबर 2। नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये MCQ में भी आएगा, रिपोर्टिंग का बात ध्यान से सुनना। भी पहले समझो, GC असम्पशन है पर वो इनअप्रोप्रिएट है। वो कह रहे हैं GC फॉलो हो रहा है पर GC फॉलो नहीं हो रहा है। बड़ा छोटी बात है कि बड़ी बात है? सर बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। GC फॉलो नहीं हो रहा है ना, GC इनअप्रोप्रिएट है आपका। तो विच ओपिनियन यू शुड गिव? वेरी गुड, एडवर्स। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, तो ये 3 का फर्स्ट, फिर 3 का सेकंड। ध्यान से सुनना। भी GC बरोबर है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मतलब दिख रहा है GC फॉलो है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी के शायद प्लास्टिक बैंड का अगर ऑर्डर आ जाता है, कंफर्म हो जाता तो कंपनी के लग जाएंगे। अब ये बात नेक्स्ट सेकेंड एक्शन रुको, ये बात कंपनी ने डिस्क्लोज कर दी है। मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया। क्या कंपनी ने कुछ गलत काम किया?
अभी मटेरियल आंसर फ्यूचर है ना सर, गलत थोड़ी है, हो सकता है कुछ भी गड़बड़ तो, पर उन्होंने डिस्कस कर दिया ना, तो कौन सी ओपिनियन दोगे बच्चों आप? अनमॉडिफाइड, क्वालिफाई क्यों करोगे यार, गलत थोड़ी है कुछ भी। अरे जीसी अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड, तो क्या कर दोगे, कौन सी ओपिनियन दोगे आप? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सी ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन। एंड ये बात कहां लिखोगे, पता है वो ऑडिट में जीसी पहले सिखाया था आपको, डेट, सॉरी डेट क्या, टाइटल, एड्रेसेस, ओपिनियन पैरा, ओपिनियन के नीचे बेसिस, बेसिस के नीचे वो जीसी पैरा। सो मटेरियल अनसर्टेन रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो वहां लिखना पड़ेगा, पर ओपिनियन कौन से जाएगी बच्चों? अनमॉडिफाइड। मैं क्या बोलता हूं, मटेरियल अनसर्टेनिटी था, सालों ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, जीसी बरोबर है, मटेरियल अनसर्टेन एग्जिस्ट पर डिस्क्लोज नहीं किया। अब बताओ, अब गलत किया कि सही किया? अब गलत किया है, अब कौन सी ओपिनियन दोगे आप? क्वालिफाइड या एडवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द परवेसिवनेस। सो जीसी इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेन एग्जिस्ट एंड डिस्क्लोज नहीं किया, इट इज नॉट मेड इन दी एफएस, क्या कर दोगे आप सर? आप दे दोगे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन। सी एमयूसी मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो ये मैनेजमेंट का गुना नहीं है ना कुछ, हाँ उनको डिस्क्लोज करना है, वो लोग ने डिस्क्लोज नहीं किया तो वो गुना है, ठीक है। साला वो लोग जीसी चेक ही नहीं कर रहे, सबसे बेसिक काम तो जीसी चेक करने का है ना, साला जीसी ही चेक नहीं कर रहे, मैनेजमेंट मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, बैठो। ऑडिटर शैल कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शैल कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। बेसिकली आप डिस्क्लेमर देके खत्म कर देते हो, क्योंकि मैं क्यों काम करूं जब तुम ही अपना काम नहीं कर रहे हो, साला बेसिक ड्यूटी तुम्हारा है जीसी चेक करने का, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन तुम इवैल्यूएट नहीं करो, मैं क्या के लिए ओपिनियन देगा, डिस्क्लेमर। पर अपन क्या बोलेंगे, द ऑडिटर शुड कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, तो ये तीसरा हो गया। तो 3 पॉइंट है, देखो जीसी ही इनअप्रोप्रिएट, एडवर्स ओपिनियन, बहुत बड़ी बात है, जीसी अप्रोप्रिएट है, एमयूसी एग्जिस्ट, डिस्क्लोज कर दिया है, क्लीन ओपिनियन, एंड एमयूसी पैरा में लिख दो। डिस्क्लोज नहीं किया है, क्वालिफाइड या एडवर्स। जीसी ही इवैल्यूएट नहीं किया है, कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? नंबर 3, अदर पॉइंट्स लिख दीजिए आरटीपी। 4th आईपीसीसी का आंसर है ये, तो आईपीसीसी का आंसर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग असम्पशन ऑफ जीसी, तो इसका कोड हो जाएगा बच्चों आपका फू, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर्स। क्या कोड हो जाएगा? फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर्स। तो देखो फाइनेंस की बातें 3-4 याद कर लो, 2-3 बातें ऑपरेटिंग याद कर लो, 2 बातें अदर्स याद कर लो। सर फाइनेंशियल में क्या हो जाएगा सर? एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो हो गया, सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो गया, अरियर्स और डिसकंटिन्यूएंसी ऑफ डिविडेंड की हो गई, सर नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, फिर क्रेडिट से कैश पे आ गया, कोई अपने को दे ही नहीं रहा है उधारी, 5 बातें याद कर ली। ऑपरेटिंग में लेबर प्रॉब्लम, सप्लायर का प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, लॉस ऑफ केएमपी हो गया, लॉस ऑफ मेजर मार्केट की कस्टमर, लेबर डिफिकल्टीज, रॉ मटेरियल सप्लाईज का शॉर्टेज। अदर में नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, कुछ पेंडिंग लीगल केसेस चल रहे हैं, चेंज इन लॉ हो गया, फिर गोइंग कंसर्न, ये लॉस बाय फायर, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी व्हेन दे अकर, बाढ़ आ गया, ठीक है। तो कोई भी 4-5 यहाँ मार्क कर लो, 3-4 वहाँ मार्क कर लो, 2-3 यहाँ मार्क कर लो। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग जीसी असम्पशन? उप्स, खत्म। 1AB रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 एमयूसी जब एग्जिस्ट करते हैं, 3 रिपोर्टिंग का पार्ट है, 4था फैक्टर्स अफेक्टिंग जीसी असम्पशन। एमसीक्यू में नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में छोटे नहीं है ना, बड़े हैं। खाली देखो, काम से रिलेटेड हुआ तो ऑपरेशनल, पैसों से रिलेटेड तो फाइनेंशियल, बाकी सब काम बचेगा अदर्स में बचेगा, अगर कभी आ भी गया तो, ठीक है। अभी ई और एफ क्वेश्चन करेंगे इसके अपन, पेज नंबर 458 पर आइए, ई और एफ।
सो ए बी सी डी तो सब इजी वाले हैं, ई पर आ जाइए, ध्यान से देखना भी आंसर क्या लिखना है उसका रोड मैप मेरे को चाहिएगा। TK Projects Limited, a manufacturing company in the steel industry, was alleged involved in some irregularity relating to the allotment of coal blocks, for which complaint was lodged against the company by the government. The financial institution stopped additional working capital finance, नहीं मिल रहा पैसा, which caused a financial crisis resulting in stoppage of production. The company incurred a massive loss during the year 15-16. There were delay in salary and other payment, वो भी लग गया, KMP भी छोड़ के चला गया. Certain other employees also left the company. The company has no sound action plan to mitigate this situation. Guide the auditor. क्या लिखने होंगे मेरे को ये बताओ। हाउ वुड यू फ्रेम द आंसर? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने का, कभी भी ऐसे 570 का आंसर आएगा पहले आप क्या बोलोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहां लिखिए 1AB responsibility, plus question। नहीं यहां पर दिखा है ना कि देयर इज नो साउंड एक्शन प्लान, तो वो नहीं लिख सकते ना, फैक्टर्स नहीं लिख सकते हो। फिर लिखोगे GC इज इनअप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड द GC इज इनअप्रोप्रिएट। एज एन ऑडिटर क्या करना चाहिए आपको? एडवर्स ओपिनियन, या मैं लिख देता हूं 4th, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट एज पर 705, स्पेसिफिकली एडवर्स दे देना चाहिए उसको। सो देखो मैं आपको दिखाता हूं क्या किया लोग ने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 1A एंड 1B, ये पूरा क्वेश्चन है। These are clear indication that there is an danger to the entity's ability to continue as GC. Therefore, the auditor should ask the management for adequate disclosure. Management अगर disclose नहीं करता है तो क्या कर दोगे आप? अमर कर दोगे as per 705। वो तो क्वेश्चन हो गया ना, GC is affected, वो तो क्वेश्चन की बात हो गई। फिर but if the results of the appropriate assumption used in the FS is material and pervasive to make the FS misleading, the auditor should express adverse opinion in basis for adverse opinion para that there is a material uncertainty exists that is casting a doubt on the entity's ability to continue as GC। हो गया। सो आप मैनेजमेंट को बोलोगे डिस्क्लोज कीजिए, अगर वो डिस्क्लोज करते ठीक है, अगर वो नहीं करते तो ऑडिटर शुड गिव एडवर्स ओपिनियन। समझा आपको? कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है, क्वेश्चन छापना का था GC इनअप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट को बोलो डिस्क्लोज करेगा, अगर वो इनअप्रोप्रिएट था वो अमर कर दीजिए सीधा। फिर तो जो G वाला क्वेश्चन है ये भी कोल ब्लॉक्स वाले सेम क्वेश्चन है, कोल ब्लॉक्स वाला ही सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं अभी आपको F करवा रहा हूं क्योंकि F थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना भी इसको। T Limited had a definite plan of being closed within a short period from the close of the accounting year 31st March 17. The FS for the year ended 17 had been prepared on the same basis as it had been in earlier periods, with an additional note that business shall cease in near future and the assets shall be disposed of. ये लोगों ने नोट कर दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है, with a plan of action as decided by the management. The start order of a company indicated as a key audit matter. खाली क्या बोला? key audit matter बोल दिया, only by a reference to a possible cessation and making of adjustment. Thereto to be made at the time of cessation only. कि हम लोग खाली क्या करें, की ऑडिट मैटर में इसको लिख दिया, खत्म, कमेंट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ द स्टार्ट ऑडिटर। तो वापस से क्या करोगे, पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब 1A एंड B। 1AB हमेशा लिखने का, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, if there are events or conditions that cast doubt on the entity's ability to continue GC, the auditor shall evaluate whether MUC exists. He shall evaluate as per the applicable FRF. The financial statement provide adequate disclosure about such. Even if no material uncertainty exists, the auditor should evaluate as per the requirements of FRF कि भैया कंटिन्यू हो रही है कि नहीं, मतलब एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू GC। फिर जबरदस्ती ये लोग क्या लिखे, कैम की बात है लिखे, की ऑडिट मैटर। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, कल कराऊंगा आपको ये कि अगर GC फॉलो नहीं हो रहा है, क्या ये की ऑडिट मैटर है?
ये की ऑडिट मैटर होता है। तो ये 701 का रेफरेंस दिया। क्वेश्चन फिर क्या बोलते हैं, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट कैम एज पर SA 570 इन द अबव मैनर, सिंपल रेफरेंस एज टू द पॉसिबल सेसेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर SA 701। कंक्लूजन यही था, 701 के तहत आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो थ्योरी कैसे लिखोगे आप, 1A + B, फिर आप लिखोगे वहाँ पर मटेरियल अनसर्टेनिटी की बातें, फिर आप लिखोगे वहाँ पर क्वेश्चन, फिर SA 701 की बात कि एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू एज अ GC इज अ की ऑडिट मैटर, फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना था। आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना था। ठीक है, हो गया आंसर। जी वाला क्वेश्चन सेम कोल ब्लॉक्स वाला ही है। पांच मार्क का आंसर 1A, आराम से देखना। Joy Limited is an entertainment company which runs a circus and travels around the country to entertain the masses. The circus began losing its popularity over the past few years, and attendance has reported dropped by 75% in the current financial year. Animal rights activities continuously targeted the circus for its use of animal creatures like elephants in the show. The CEO noted the audience seemed to be abandoning the circus due to their expanding entertainment options. The high cost moving the show from city to city eventually made the business model untenable. As a result, many KMP left the company. There were delays in the payment of wages. Bank from whom the company had taken funds also decided not to extend. Blah blah blah. When discussed with the management, the stat auditor understood the company had no plan to mitigate such circumstances. Use of GC is inappropriate. Further, all such circumstances were not reflected in the FS. What course of action you will take in the auditor's report? कौन सा आंसर लिखोगे? वन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, क्वेश्चन छापने का है, फिर बोलने का यहाँ पर देयर इज नो साउंड एक्शन प्लान। अरे ये बात था ना वो कोल ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन जो था, कोल ब्लॉक्स वाला GC इनअप्रोप्रिएट है, अमर कर दीजिए 705। सेम क्वेश्चन है, वहाँ कोल ब्लॉक था, यहाँ पर सर्कस है, पेपर बाहर से आया था, है ना। 1A करा रहा हूँ मैं आपको, 1A पहला क्वेश्चन। सी सेम लाइंस आती है, खाली कहानी चेंज किया इंस्टीट्यूट ने, बाकी सेम है ना। देखो, नो एक्शन प्लान, गाइड द स्टैट और हाउ ही विल डील विद द सिचुएशन, सेम ही तो लिखा है यहाँ पर भी। देयर इज नो साउंड एक्शन प्लान। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड द स्टैट ऑडिटर टू ऑफ द कंपनी टू टेक इन द रिपोर्ट इन सच सिचुएशन। 5 मार्क का 3 तो मिलता है कम से कम। समझा आपको कैसे लिखोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे पहले, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन छाप देने का, फिर बोलने का GC दिख रहा है इनअप्रोप्रिएट है, द ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर। अगर वो डिस्क्लोजर नहीं करता है, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर 705। ही शुड राइट इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पहला दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड द GC इज इनअप्रोप्रिएट। खाली गाना लिखने का था, गाना। समझा आपको? ऐसे 570 भी खत्म। का पहला क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी A और B, सेकेंड है कंडीशन सर आइडेंटिफाई जब MUC मिलता है, तीसरा है आपका रिपोर्टिंग का पार्ट, चौथा है आपका फैक्टर्स का पार्ट। कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी बेटा? मैं आपको May 23 का एक्चुअल पेपर कर रहा हूँ, कोई पेपर बाहर से नहीं था। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग होता है, वो हम इतना भी मानते थे, इतना तो आएगा ही आएगा अलग यार, 1 या 2 क्वेश्चन, पर बाकी पूरा तुम्हारे हाथ में होता है। सो इवन इफ यू सी राइट नाउ, ठीक है, ये एस्टिमेट्स का क्वेश्चन है, ये सेम कल करवा दूंगा आपको, एस्टिमेट का क्वेश्चन है सेम, ठीक है। ये जबरदस्ती का इंस्टीट्यूट ने ना इतना बड़ा ज्ञान दे रखा है, खाली क्या पूछा पता क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। कौन से ऐसे में होता है स्ट्रैटिफिकेशन? 530
डिवाइडिंग इन द एंटायर पॉपुलेशन एज इनटू स्मॉल स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, सैम्पलिंग वाला पार्ट है। अब वापस से 530 नहीं आएगा क्योंकि अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया, तो ये 530 नहीं करने का, एमसीक्यू की पर्पस के लिए करके जाना खाली, ठीक है। तो ये आईपीसीसी का कॉन्सेप्ट है, ये सेम मॉडल में दे रखा था आईपीसीसी के। खाली ये जो बी वाला क्वेश्चन है कल करेंगे अपन, ये अलग आया, ठीक है। ये टैक्स वर्ड का क्वेश्चन, फिर ये टैक्स वर्ड का क्वेश्चन, फिर सी एक्ट अपना पेंडिंग है, न्यूक्लियर आया सी एक्ट से, और एक और ये क्वेश्चन है, ये वो 315 540 एंड 315 वाला क्वेश्चन है। The management refused to provide the information to the auditor as it believed that the judgments and estimates made in the prior periods were based on the information available at that time. The review of prior period information should not be done by the auditor. Prior period information नहीं करने का, मैनेजमेंट ने गलत बोला हुआ है। 4A, बाकी सब देख लीजिए क्वेश्चन मार्क है। ये नो क्लार का कल करा ही दूंगा आपको, मार्क है सब। ये जो टैक्स वर्ड का क्वेश्चन है सेम मॉडल में दे रखा है, स्टैम्प ड्यूटी वाला, 105% ऑफ द प्रॉपर्टी ओपन डिफरेंस निकालते ना, ये वो है, ये सेम क्वेश्चन है। सो पेपर मैनेज बताइए, तो डिस्क्रिप्टिव में कहता हूँ 30 मार्क का आपका एमसीक्यू, तो वहाँ से कम 15-20 कुछ तो आता, आराम से मैनेज करता, प्रोवाइड यू स्टडी द वे आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। आई होप अभी आपका स्टैंडर्ड का डर निकल गया। खाली ये पहली वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है बस, अब इसमें देखेंगे कल क्या लिखेंगे, और बाकी बहुत मैनेजेबल पेपर था। और एनीवेज एक मेन क्वेश्चन तो ऑप्शन में निकलता ही है ना, तो स्मार्ट खेलने का अपने को, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ व्हिचएवर इज अर्लियर, बाय।